लाल जोड़े में दुल्हन के रूप में सजी सवरी 18 साल की माहिरा सहमी हुई हिरनी की तरह फूलों से सजी स्टेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। दिल था कि धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। बेहद खूबसूरत दूधिए चेहरे पर आने वाले डर से पसीने की छोटी छोटी बूंदें दिखाई दे रही थीं। कितनी आजाद थी वो। कुछ समय पहले तक इसी गांव की पगडंडियों पर आजादी से दुपट्टा हवा में लहराती कि वो अपनी सहेलियों के साथ हर डर से बेपरवाह होकर दौड़ा करती थी। फिर ऐसा हुआ कि उसकी आजादी छीन ली गई। हवेली वालों के एहसान तले माँ बाप ने उसके अरमानों का बहुत शान से जनाजा निकालकर हवेली के लाडले बेटे रूहान सुल्तान से उसका निकाह करवाकर यहाँ भेज दिया, जो पहले से शादीशुदा था और अपनी बीवी के साथ खुश था। लेकिन उसकी पहली बीवी माँ बनने की क्षमता से वंचित थी और बड़ी बेगम शहाना सुल्तान ने पोते की खुशी देखने के लिए माहिरा को रूहान सुल्तान की दूसरी बीवी के तौर पर चुन लिया। अपनी सोच में डूबी माहिरा ये भी महसूस नहीं कर पाई कि कोई दरवाजे से अंदर दाखिल होकर स्टेज के पास आकर खड़ा हुआ है। होश तो उसे तब आया जब सामने वाले ने हल्का सा गला खंकार कर उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। माहिरा ने चौंक कर उसे देखने के लिए आंखें उठाईं, लेकिन वो रूहान सुल्तान की हल्की दाढ़ी से सजी थोड़ी से ही नजरें लौट आईं। माहिरा की स्वाभाविक झिझक ने उसे रूहान का चेहरा भी न देखने दिया और वो शर्म से लाल होता चेहरा छुपा गई। लेकिन इसके उलट रूहान का चेहरा गुस्से से लाल था। उसके दिल ने एक बार भी अपनी नई नवेली दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखने की ख्वाहिश नहीं की, जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए सजाया गया था। तुम्हें पहले से पता है कि इस शादी का मकसद क्या है? रूहान की गंभीर आवाज पर माहिरा की हथेलियां पसीने से तर हो गईं। लेकिन रूहान सुल्तान का सवाल उसके ऊपर तंज की तरह लगा था। अच्छे से जानती थी वो इस शादी का मकसद। कम उम्र थी पर नादान नहीं। माँ ने समझाकर ही भेजा था, जिस पर उसकी आत्मसम्मान ने चीख चीख कर मातम किया। अपने इस दिल का क्या करती जिसने होश संभालते ही सहेलियों के मजाक पर अपने जीवन साथी की मोहब्बत का सपना देखा था। जानती हो ना, रूहान की आवाज में अब काफी जोर था, जैसे अपने सवाल को नजरअंदाज किया जाना उसे पसंद न हो। माहिरा ने कांपते झिझकते हुए अंदाज में सर हाँ में हिलाया। अच्छा, फिर तो बात करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। बात दरअसल ये है कि मेरी अनचाही बीवी, मेरी दादी के जोर देने पर ये शादी मैंने कर तो ली है, लेकिन मेरा उसे निभाने का कोई इरादा नहीं। बहुत जल्द आपको इस रिश्ते से आजाद कर दूंगा। ऊपर वाले ने चाहा तो मेरी संतान सिर्फ मेरी पहली बीवी फरजीन से ही पैदा होगी, इसके अलावा और कोई नहीं। वो बोल नहीं रहा था, जहर उगल रहा था और माहिरा चाहकर भी कह ना पाई कि अगर अपनी पहली बीवी से इतनी ही मोहब्बत थी तो उससे निकाह करके उसकी जिंदगी का तमाशा क्यों बनाया। वो तो मर्द था, इनकार कर सकता था। रूहान कुछ देर उसके बोलने के इंतजार में खड़ा रहा, लेकिन जब वो ना बोली तो खुद ही बोल पड़ा। तुम कपड़े बदल कर सो जाओ। सुबह दादी पूछे तो बोल देना कि आज की रात में यही था तुम्हारे साथ। मैं नहीं चाहता कि हमारे आपसी मामले इस कमरे की दहलीज पार करें और दादी तक पहुँचें। उम्मीद है तुम समझ गई होंगी। रूहान ने बोलकर उसके घूंघट में छुपे चेहरे की तरफ देखा। जी, समझ गई। कमजोर सी आवाज में बोलती माहिरा का जवाब सुनकर रूहान संतुष्ट होते हुए बाहर की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए रुका और वापस मुड़कर माहिरा तक आया। माहिरा जो उसे जाते हुए देख रही थी और उसमें उसका घूंघट सरक कर होठों से अपना पर्दा हटा चुका था। वापस आते हुए रूहान की नजर इन लाल रसीले होठों पर पड़ी और वो पल भर को ठिठक कर रुक गया। लेकिन ये ठिठकाना सिर्फ एक पल के लिए था। वो अपने होश में लौट आया और सपाट नजरें माहिरा पर डाली। तुम निश्चित रहो, जल्दी ही तुम इस रिश्ते से आजाद हो जाओगी। इस रिश्ते के खत्म होते ही मैं तुम्हारे लिए एक बैंक खाता खुलवाकर उसमें एक बड़ी रकम जमा करवा दूंगा। बाकी की जिंदगी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए। तब तुम किसी से भी अपनी मर्जी से शादी कर सकती हो। आखिरी तीर उसके सीने में चुभता वो कमरे से जा चुका था। पीछे वो टूटी बिखरी हालत में दूसरों को अपनी जिंदगी के फैसले करते देख रही थी। जिंदगी उसकी थी, लेकिन उसकी डोर दूसरों के हाथों में थी।
कोई भी किसी भी तरफ उसे मोड़ देता और वो उसी रास्ते चल पड़ती। किसी एक ने भी उसकी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की थी कि आखिर वो क्या चाहती है। बामुश्किल अपने भारी लहंगे को उठाए, वो अलमारी से एक आरामदायक सूट लेकर कपड़े बदलने चली गई। जिसके लिए उसे सजाया गया था, उसने तो एक नज़र भी उठाकर माहिरा की तरफ देखना मंजूर नहीं किया। रूहान दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो वो उसे बिस्तर पर ही बाल खोले, घुटनों पर सर रखे नजर आई। उसका धीरे धीरे हिलता शरीर रूहान सुल्तान को ये समझाने के लिए काफ़ी था कि वो रो रही है, और क्यों रो रही है इसका एहसास होते ही रूहान तड़प कर उसकी तरफ बढ़ा और बिस्तर पर बैठकर उसे अपनी बाहों में लिया। फरजीन मेरी जान, रूहान की पुकार में एक तड़प थी। फरजीन ने चौंक कर घुटनों से सर उठाकर रूहान की तरफ देखा। उसके आंसुओं से भीगे चेहरे और लाल सूजी आंखों ने रूहान सुल्तान को कांटों पर घसीट लिया। रूहान, वो तड़प कर उसे पुकारती उसके सीने से जा लगी। रोना बंद करो फरजीन, मैं यही हूँ तुम्हारे पास मेरी जान। रूहान की बाहों का घेरा फरजीन के शरीर पर सख्त हुआ। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रूहान, ये सब मेरे हिस्से में बहुत भारी पड़ रहा है। वो हिचकियों से रोती लगातार रूहान सुल्तान के धैर्य को आजमा रही थी। जब बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा तो मुझे उस वक्त तुमने हाँ क्यों कहलवाया था फरजीन? तुम जानती हो दादी से ज्यादा तुम्हारे आंसुओं ने मुझे मजबूर किया था। रूहान की तनी हुई नसों से साफ था कि वो अपनी दूसरी शादी के फैसले के कितने खिलाफ था। लेकिन पहले दादी फिर फरजीन के भावनात्मक दबाव ने उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा था। मैं दादी के पोते की चाह पूरी करने के काबिल नहीं थी, और मेरे ज़मीर को भी ये मंजूर नहीं था कि उनसे उनकी खुशी छीन लूं। वो रूहान के सीने पर सर रखे हुए थी। रूहान का एक हाथ फरजीन के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और दूसरा उसके बालों में। तो फिर अब ये रोना धोना क्यों? फरजीन का सर अपने सीने से हटाए रूहान ने उसकी लाल सूजी आंखों पर बारी बारी चूमते हुए पूछा, तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा किसी दूसरे का नाम मेरी सांसें रोक रहा है। रूहान के प्यार भरे स्पर्श पर फरजीन की आंखें दोबारा से भीग गईं, जिन्हें वो अपने होठों से चूम गया था। दिल तो सिर्फ तुम्हारा है ना? देखो खुद ही धड़क धड़क कर गवाही भी दे रहा है। फरजीन का सर अपने दिल के स्थान पर रखते वो गंभीर लहजे में बोला, जब अचानक वो होश में आई और रूहान से दूर हटी। रूहान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो उसे उसके साथ होना चाहिए था। दिल पर पहाड़ रखे वो पूछ बैठी। रूहान का मूड खराब हुआ। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता फरजीन, अब तुम भी सो जाओ। खराब मूड के साथ बोलता हुआ वो बिस्तर पर लेट गया। फरजीन ने हैरत से उसे देखा, लेकिन उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन रूहान ने कोई भी मौका दिए बगैर उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ती उसे जागने पर मजबूर कर गईं। एक जानलेवा अंगड़ाई लेती वो उठ बैठी, जब हल्की हल्की खुली आंखों की झुर्रियों से सामने बैठे रूहान को देखकर उसके हाथ हवा में रुक गए और आंखें पूरी तरह खुल गईं। सामने ही सोफे पर बैठा रूहान उसे देखने से ज्यादा घूर रहा था। वो तुरंत सीधी हुई और हाथ नीचे करके कंबल अपने शरीर पर लपेट लिया, क्योंकि दुपट्टा उसे रूहान के सोफे के किनारे पर रखा हुआ नजर आ रहा था, जो कल रात बेचैनी में वहीं रख दिया था उसने। इतनी गहरी नींद सोती हो तुम? पिछले आधे घंटे से तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम तो पूरी तरह से घोड़े बेचकर न जाने कितने सालों की नींद पूरी करने में व्यस्त थी। उफ! सुबह सुबह उसकी तंज भरी बातचीत से माहिरा शर्मिंदगी से लाल हो गई। अब चलो उठो, बाद में ध्यान कर लेना। पहले जल्दी से तैयार हो जाओ और मेरे साथ नीचे चलो। दादी का हुक्म है कि उनकी नई नवेली बहू को खुद लेकर आऊं नीचे। वो अब भी तंज करने से बाज नहीं आया, जबकि माहिरा से उठना मुश्किल हो रहा था बिना दुपट्टे के। कैसे वो उसके सामने? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गोद में उठाकर वॉशरूम तक छोड़ूं और तैयार भी खुद करूं? उसे एक ही जगह जमे देखकर अब रूहान को भी गुस्सा आया। पहले ही दादी के इस अजीब हुक्मों पर वो झुंझलाया हुआ था, ऊपर से इन मैडम के नखरे। वो उस तरफ बढ़ा, माहिरा की सांसें सीने में अटक गईं। वो मेरा दुपट्टा सोफे पर, वो डरते डरते बोली, और रूहान के डर से उसे देखने के बजाय सोफे पर रखे दुपट्टे की तरफ इशारा किया। रूहान उसकी झिझक की वजह समझकर सोफे से उसका दुपट्टा उठाकर माहिरा की तरफ बढ़ा और दुपट्टा उसे देकर वापस सोफे पर जा बैठा और अपना मोबाइल निकालकर
उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। माहिरा ने राहत की सांस ली और इस जल्लाद सुल्तान के डर से जल्दी से उठकर अलमारी की तरफ बढ़ी और जो पहला सूट नजर आया उसे हाथों में लिए वॉशरूम में भाग गई। उसके जाते ही रोहान ने मोबाइल से नजरें हटाकर गहरी सोच में डूबे हुए वॉशरूम के दरवाजे पर डाली। कुछ देर बाद माहिरा वॉशरूम से बाहर निकली तो गुलाबी रंग की लंबी फ्रॉक में सजी थी। गीले बालों को तौलियों में लपेटे, सावधानी से दुपट्टा अपने कंधों पर फैलाए, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। पीछे बैठा रूहान उसका बाहर आना तो महसूस कर चुका था, लेकिन देखा उसे अब भी नहीं था। उसके डर से माहिरा जल्दी जल्दी तैयार होने की कोशिश में परेशान थी, लेकिन इससे भी ज्यादा परेशानी का शिकार इस वक्त रूहान सुल्तान था, जो लगातार माहिरा की चूड़ियों की खनक से तंग आ चुका था। तुम ये शोर करना बंद करोगी? मैं परेशान हो रहा हूँ। मोबाइल से नजरें हटाए बगैर रूहान बोला था। माहिरा ने घूर कर आईने से उसके घने बालों वाले सर को देखा, जिसने सुबह सुबह उसका अच्छा खासा सुकून बर्बाद कर दिया था। और अब ये महाशय खुद परेशान हो रहे थे। अचानक एक शरारती चमक माहिरा की आंखों में दिखाई दी। क्यों न रूहान सुल्तान को और परेशान किया जाए। ये सोचते ही वो मुस्कुराई और पहले से भी तेज चूड़ियों की खनक कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। रूहान के माथे पर उभरती लकीरों को देखते माहिरा ने खुद को शाबाशी दी। कुछ तो सुकून रूहान साहब का भी बर्बाद होना चाहिए, जैसे वो उसका कर रहे थे। लेकिन अंदर ही अंदर इस सरफरे सुल्तान का डर भी था। तुम्हें सुनाई कम देता है मैडम? तुम्हारी चूड़ियों का शोर मेरे सर में दर्द कर रहा है। रूहान मोबाइल जेब में रखते हुए उठ खड़ा हुआ और ठीक माहिरा के पीठ पर जाकर खड़ा हो गया। अब बारीकी से उसे आईने से घूरते हुए बोला। वो अच्छे से उसकी शरारत समझ गया था। माहिरा की सांसें सीने में उलझ गईं। रूहान को अपने इतने करीब खड़े देखकर वो तैयार होने की वजह से चूड़ियां ऐसे ही शोर करती हैं। चेहरा झुकाकर बोलती माहिरा को देखकर रूहान को दिल ही दिल में मानना पड़ा कि ये लड़की बेमिसाल खूबसूरती की मालिक है। दूधिया रंग, चमकती हुई भूरी आंखें, छोटी सी नाक और उसके नीचे गुलाबी होठ, नहीं शायद लाल थे। रूहान को उनका रंग समझ न आया। वो सिर्फ खूबसूरत नहीं, बेहद खूबसूरत थी। लेकिन उसकी खूबसूरती देखकर भी रूहान के दिल में कोई भावना ना जागी। उसकी मोहब्बत तो फरजीन पर ही खत्म थी, ऐसा वो समझता था। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिश कर रही हो, अनचाही बीवी। खैर, आज के बाद तुम जब भी मेरे पास होगी, मुझे ये चूड़ियां तुम्हारे हाथों में नजर नहीं आनी चाहिए, वरना रूहान सुल्तान चूड़ियों समेत हाथ काटने में भी देर नहीं लगाएगा। रूहान ने अपनी तरफ से उसके लिए सजा तय कर दी थी। उसे परेशान करने के नतीजे में रूहान अपनी बात कहकर मुड़ा तो माहिरा ने डरते डरते आईने से उसका अक्स देखा। दिखने में मजबूत मर्दाना आकर्षण का नमूना, ये मर्द जो उसकी किस्मत में जबरन लिख दिया गया था, बहुत जालिम था। दिल तोड़ने में कमाल की महारत रखता था। वो अपनी किस्मत पर ठंडी आह भरकर रह गई और तैयार होकर रूहान के साथ बाहर आ गई। रूहान उससे 2 कदम आगे था और वो उसके पीछे उसकी पीठ को घूरते हुए डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई। डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बड़ी बेगम शाहाना सुल्तान बैठी थी। उनके दाएं और बाईं तरफ उनकी बाकी संतानें थीं, लेकिन दाएं तरफ की पहली कुर्सी अभी खाली थी। वो शायद रूहान सुल्तान के लिए थी, क्योंकि उससे अगली पर फरजीन बैठी थी, जो गहरी नजरों से रूहान की तरफ ही देख रही थी। रूहान शाहाना बेगम के माथे को चूमते हुए उनके दाईं तरफ खाली कुर्सी पर फरजीन के साथ बैठ गया। माहिरा को समझ ना आया कि वो क्या करे, अब आगे बढ़े या यहीं से लौट जाए, क्योंकि उसे यहाँ लाने वाला रूहान सुल्तान तो उसकी तरफ से पूरी तरह लापरवाह होकर फरजीन से धीमी आवाज में बातें करना और नाश्ते करने में व्यस्त हो चुका था। माहिरा की मुश्किल आखिर शाहाना बेगम ने ही हल की। वहाँ क्यों खड़ी हो बहू, यहाँ आओ मेरे पास। माहिरा को अपने पास बुलाते उन्होंने उसके माथे को चूमा। माहिरा उनकी इतनी मोहब्बत पाकर खुशी से खिल उठी। उसे तो लगा था कि रूहान सुल्तान की दादी उसकी तरह घमंडी होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो तो माहिरा से बहुत प्यार से मिली थी और साथ ही साथ उसका सर सहलाते हुए नौकरानी को हुक्म दे दिया। उनकी इतनी मोहब्बत पर उसकी आंखों में नमी चमकी, जिसे छुपाते वो शाहाना बेगम के इशारे पर फरजीन के साथ वाली कुर्सी पर जा बैठी।
नाश्ता बहुत ही खामोशी से किया गया। नाश्ते के बाद रूहान तो जमीनों के मामलों को देखने डेरे पर चला गया था और वो घर की नई पीढ़ी के नक्शे में फंस गई। फरजीन के अलावा तकरीबन हर व्यक्ति ने उसे बहुत प्यार से अपनाया था और बहुत अच्छे से उससे मिला। बड़ी बेगम शहाना सुल्तान, रूहान सुल्तान की दादी और घर की सबसे बड़ी मुखिया थी। रूहान सुल्तान के माता पिता की मौत रूहान के बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद से वो शहाना बेगम की गोद में पला बड़ा था। रूहान घर का इकलौता बेटा था। इसके बाकी चाचाओं की सिर्फ बेटियां थीं। इसी वजह से शहाना बेगम को अपने वंश की अमानत का वारिस जल्द ही चाहिए था। रूहान की फरजीन से शादी के 5 साल बाद भी जब कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आई तो उन्होंने रूहान की दूसरी शादी का फैसला किया, जिसके लिए रूहान पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन फिर उनकी खुद को मारने की धमकी और फरजीन के आंसुओं ने उसे दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। और इस दूसरी शादी की सच्चाई से माहिरा के सिवा कोई भी वाकिफ न था। माहिरा को रूहान की चचेरी बहन जहीर सुल्तान की 3 बेटियां रानिया, अनुशे, जोया और सगीर सुल्तान की एक बेटी बिस्मा बहुत पसंद आई थी। वो चारों जल्दी ही माहिरा से घुल मिल गई थीं। उन्हें अपनी ये छोटी लेकिन बेहद खूबसूरत भाभी फरजीन की तुलना में बहुत अच्छी लगी थी। फरजीन से इतने सालों से जान पहचान के बाद भी वो उससे इतनी घुली मिली नहीं थी जितने कि माहिरा से एक ही दिन में हो गई थी। इन सब के साथ माहिरा का काफ़ी अच्छा वक्त गुजर रहा था, लेकिन वो महसूस कर रही थी कि फरजीन आते जाते उसे कटीली नज़रों से घूर रही थी। वो अच्छे से जानती थी उसके दिल की हालत, जिस पर वो शर्मिंदगी से उभर गई। उसे यहाँ आए 1 महीना हो गया था। रूहान सुल्तान का रवैया उसके साथ पहले दिन जैसा ही था। नहीं, पहले दिन तो फिर भी उसने कड़वी ही सही बात तो की थी, लेकिन इस दिन के बाद से वो अब तक माहिरा की तरफ से पूरी तरह लापरवाह हो गया था। रूहान सुल्तान शायद भूल गया था कि 1 महीना पहले उसकी जिंदगी के साथ एक दूसरे व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है। वो इस घर में सिर्फ उसकी जिम्मेदारी थी, मगर माहिरा नहीं भूली थी। उसे याद था रूहान सुल्तान की जिंदगी और खुद से जुड़ा उसका रिश्ता। पूरा दिन वो रूहान की चचेरी बहनों के साथ पूरी हवेली में चहचाती, शरारतें करती फिरती। लेकिन शाम के समय जैसे ही रूहान की गाड़ी का हॉर्न सुनती, तुरंत अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती, क्योंकि ये हिदायत भी फरजीन की ही थी कि वो उसके पति से दूर रहे। सिर्फ रूहान का नाम उसे मिला है, रूहान नहीं। और माहिरा चाहने के बावजूद ये भी ना कह पाती कि वो उसका भी पति है, क्योंकि रूहान ने पहले दिन ही माहिरा को उसकी सीमाएं समझा दी थीं। फरजीन ने रूहान की दूसरी शादी तो दिल पर पहाड़ रखकर करवा ली थी, लेकिन वो अपना दिल बड़ा नहीं कर पा रही थी। इसलिए रूहान के आते ही वो उसे लिए अपने कमरे में चली जाती। वो जब से यहाँ आई थी उसे एक और शौक मिल गया था, और वो था पिछले लॉन में बना बगीचा। फूलों से तो उसे पागलपन की हद तक प्यार था। गांव में कोई भी ऐसा बाग नहीं था जहाँ से वो फूल तोड़कर घर ना लाई हो। यहाँ तो उसे बैठे बिठाए पूरा बगीचा मिल गया था। दिन का एक अच्छा खासा वक्त वो घर के इस हिस्से में गुजारा करती थी, और आज भी वो वही थी, बल्कि मिट्टी में सनी हुई थी। जब उसे वक्त गुजरने का एहसास हुआ, वो जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करते उठ खड़ी हुई और तेजी से अंदर की तरफ बढ़ी, ताकि उसका ऐसा रूप देखकर दादी से डांट न पड़ जाए। लेकिन आज तो उसके सितारे हर जगह से खराब थे कि दादी तो नहीं, लेकिन उनका सिरफिरा पोता आज जल्दी घर आ गया था और अब पिछले लॉन में बगीचे की तरफ ही आ रहा था। रूहान को देखकर वो घबराई और उससे छुपने के लिए बगीचे में एक बड़ी बैल के पीछे जा छुपी। रूहान किसी से फोन पर बातों में व्यस्त था और इसी बैल के सामने आ खड़ा हुआ। माहिरा सांस रोके बैल के पीछे खड़ी थी। जब उसे अपने कंधे पर सरसराहट सी महसूस हुई, अपने कंधे की तरफ उसने डरते डरते देखा और वहां बैठे तकरीबन 5 इंच लंबे हरे रंग के कीड़े को देखकर उसके गले से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। वो ये भी भूल गई थी कि इस वक्त किससे छुपकर वो किस हाल में कहाँ खड़ी है। इस वक्त तो डर ही हर बात पर हावी था। लड़की की चीखें सुनते रूहान ने फोन कान से हटाकर अपने आसपास देखा। जब अचानक हाथ बढ़ाकर उसने बैल के पीछे खड़ी माहिरा को अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधा उसके सीने से जा टकराई। अरे, चीखना बंद करो! वह भी आंखें बंद किए चिल्ला रही थी।
जब मजबूरन रूहान को उसको बाजुओं से पकड़कर उसे झंझोड़ना पड़ा। वो खामोश तो हो गई, लेकिन आंखें अब भी नहीं खोली। रूहान के ही सीने से लगी अब भी डर से कांप रही थी। उसके मिट्टी से भरे हाथों ने रूहान की सफेद कमीज पर अपने निशान बना दिए थे, लेकिन उनकी परवाह रूहान को नहीं थी। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी? मौका पाकर रूहान ने काफी नरमी से पूछा। वजह सामने खड़ी लड़की का डर से कांपना था। वो वो कीड़ा मेरे कंधे पर डर से माहिरा की जान निकलने को थी कि ये भी महसूस ना कर पाई कि वो इस वक्त किसकी बाहों में खड़ी थी। रूहान ने उसकी बात पर चौंक कर माहिरा के कंधे की तरफ देखा, जहां वाकई एक कीड़ा बैठा था। धीरे से रूहान ने अपना हाथ बढ़ाकर उस कीड़े की पूंछ पकड़ी और उसे वहां से खींचकर दूर फेंक दिया। धीरे से रूहान ने अपना हाथ बढ़ाकर उस कीड़े की पूंछ पकड़ी और उसे वहां से खींचकर दूर फेंक दिया। चला गया वो। अब आंखें खोल सकती हो तुम। रूहान की आवाज पर वो तुरंत होश में आती रूहान की बाहों से निकली। उसे अब महसूस हो रहा था कि वो अपने डर में रूहान के कितना करीब खड़ी थी। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? माहिरा के मिट्टी से सने हाथ और कपड़े को देखते रूहान ने काफी सख्ती से पूछा। सॉरी। अपने हाथों के निशान उसकी कमीज पर देखकर माहिरा को शर्मिंदगी हुई। उसकी कांपती आवाज पर रूहान कुछ नरम पड़ा। जाओ अंदर, तुम्हारे पास 20 मिनट हैं। तुरंत कपड़े बदलो और चाय बनाकर यही लॉन में लेकर आओ। मैं दादी को लेकर आ रहा हूँ। रूहान ने उसे अंदर जाने का आदेश देते हुए चाय बनाकर लाने को कहा। वो तुरंत अंदर की तरफ भागी। याद रहे, 20 मिनट का मतलब 20 मिनट ही होता है। पीछे से रूहान की आवाज आई। हाँ, 20 मिनट का मतलब सिर्फ 20 मिनट होता है। ये इंसान है या टाइम बम? उफ माहिरा, कितनी मूर्ख हो तुम। उनके कितने करीब खड़ी थी तुम। डूब मरो। रूहान की नकल उतारते वो खुद को भी कोसते हुए किचन से चाय बनाने चली गई। फरजीन, आज मेरे दोस्त के घर पार्टी है। रात 8 बजे तैयार रहना। माहिरा ट्रे लिए बाहर आई तो वही शाहाना बेगम के साथ बैठे रूहान को मुस्कुराते हुए फरजीन से कहते सुना, जिसने एक मुस्कान के साथ सर हाँ में हिलाते सहमति दी। माहिरा सबको चाय देती वापस जाने लगी थी। तभी शाहाना बेगम ने उसे भी सबके साथ बैठने का इशारा किया, जिस पर रूहान को तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन फरजीन नाराजगी से पलटकर रह गई। आज तुम्हारे दोस्त की पार्टी में तुम माहिरा के साथ जाओगे। रूहान चाय का घूंट लेते हुए शाहाना बेगम ने रूहान से कहा, जिस पर फरजीन समेत माहिरा ने भी चौंक कर उन्हें देखा, जबकि उनकी बात पर रूहान के माथे पर बल पड़ गए। लेकिन दादी, हमेशा मेरे साथ फरजीन जाती है। रूहान ने उन्हें समझाने वाले अंदाज में कहा, जैसे उन्हें बताना चाहता हो कि उनकी ये बात उसे कितनी बुरी लगी है। वो तब की बात थी जब माहिरा तुम्हारी बीवी के पद पर नहीं थी, लेकिन अब वो भी तुम्हारी बीवी है और उसका हक भी फरजीन के बराबर ही है। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने हकों से नजरें फेरो। शाहाना बेगम ने बड़े शांत अंदाज में कहते हुए रूहान के गुस्से में इजाफा किया। उसने एक तेज नजर से सर झुकाए बैठी माहिरा को देखा। उसे लग रहा था कि माहिरा शाहाना बेगम को सब बता चुकी है, लेकिन वो नहीं जानता था कि शाहाना बेगम पिछले 1 महीने से उसकी हरकतों को देख रही थी। वो जानती थी कि रूहान का रवैया माहिरा के साथ कैसा है। एक रात भी वो उसके साथ कमरे में नहीं रहा, बल्कि फरजीन के साथ रहता था। वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन फिलहाल खामोश थी। फरजीन तो यह सब सुनकर ही वहां से उठकर चली गई। रूहान भी उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन उसकी ये हरकत दादी की शान में गुस्ताखी कहलाती, इसलिए सब्र का घूंट पीता वो वहीं बैठा रहा। लेकिन बार बार उसकी तेज निगाहें माहिरा की तरफ उठती रहीं। अब दादी ने कह दिया था कि माहिरा ही साथ जाएगी, तो मतलब वही जाएगी। रूहान की चारों चचेरी बहनों ने उसे ना कहने के बावजूद उसे बहुत सावधानी से तैयार किया था। जामुनी रंग की शिफॉन की साड़ी में उसका चांदनी की तरह चमकता रंग देखने वालों की आंखों को चकाचौंध कर रहा था। बालों को हल्का सा कलर किए, पीठ पर छोड़े सलीके से किए गए मेकअप में वो अप्सरा लग रही थी। आज तो रूहान भाई की खैर नहीं होने वाली, ये कहने वाली रानिया थी, जिस पर वो बाकी तीनों भी खिलखिलाकर हंस दी। हाँ देखना, वो आज भाभी का ये रूप देखकर पार्टी में जाना ही रद्द कर देंगे। जोया के शरारती जुमले ने माहिरा को शर्म से पानी पानी कर दिया, जबकि उनकी ये बातचीत कमरे के दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही काले टू पीस में सजे बाजू पर काला कोट डाले रूहान अच्छे से सुन चुका था, और बिल्कुल बेकाबू उसकी नजरें आईने में चमकती माहिरा के अक्स पर पड़ी।
सांसें उलझी थी रूहान सुल्तान की। पहली बार माहिरा के खूबसूरत रूप ने रूहान सुल्तान के दिल में कोई एहसास जगाया था। और वो क्या एहसास था, उससे रूहान सुल्तान अभी अनजान था। चलो, दिल के लाख चिल्लाने पर भी वो नजरें हटा गया और माहिरा से चलने को कहा। उसकी आवाज पर माहिरा ने झिझकते हुए बिस्मा से अपनी शॉल लेकर अपने चारों ओर लपेटी और अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए। वो दोनों शहाना बेगम से मिलने के बाद बाहर आए और गाड़ी में बैठे। अपने कमरे की खिड़की से फरजीन ने जलती हुई निगाहों से उन्हें देखा। गाड़ी में काफी खामोशी थी। माहिरा ने पसीने से तर हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए एक चोर नजर से पास बैठे अपने जीवन साथी को देखा, जिसने जबरन ही सही लेकिन माहिरा को अपनी जिंदगी में जगह दी थी। दिल ही दिल में माहिरा इस पत्थर की खूबसूरत मूरत को चाहने लगी थी, जो उसकी जिंदगी से ऐसे लापरवाह था जैसे वो उसकी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं रखती। हाँ, ये सच ही तो है। भला मेरी क्या हैसियत उनकी जिंदगी में। साफ शब्दों में बता चुके हैं मुझे कि मेरी जगह कहीं भी नहीं। वो सिर्फ फरजीन से ही प्यार करते हैं, लेकिन प्यार की चाह किस बदनसीब को नहीं है। मैं बस उनसे दूर नहीं होना चाहती। नमी से भरी थी माहिरा की आंखें, जिसे वो खुद भी महसूस करने से अनजान रही। आज तो रूहान भाई की खैर नहीं होने वाली। रानिया का जुमला उसके कानों में गूंजता तो वो ठंडी आह भरकर रह जाती। हाँ, तुम तारीफ की बात कर रही थी रानिया। तुम्हारे इस खड़ूस भाई ने तो मेरी तरफ देखना भी मंजूर नहीं किया। दिल ही दिल में रानिया से भी शिकायत की गई। इस बात से अनजान बैठा रानिया का खड़ूस भाई पहली बार थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन माहिरा की तरफ ध्यान दे रहा था। जी दादी, आपने बुलाया था मुझे। फरजीन रानिया के कहने पर कि दादी उसे बुला रही हैं, उनके कमरे में दाखिल हुई। शहाना बेगम इस वक्त अपने बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर बैठी थी। हाँ, आओ, बात करनी है तुमसे। शहाना बेगम के कहने पर वो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई उनके करीब आई और शहाना बेगम के आंख के इशारे पर बिस्तर के कोने पर बैठ गई। मैं चाहती हूँ कि अब तुम रूहान से दूर रहो। शाहाना बेगम के बोले गए शब्दों ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। ये आप क्या कह रही हैं दादी? रूहान मेरा पति है, मैं कैसे उससे दूर रह सकती हूँ? आंसुओं से भरी नजरों से शाहाना बेगम को देखती वो बोली। आंसुओं का एक गोला था जो उसके गले में अटका हुआ था। पति अब वो माहिरा का भी है, तो बेहतर यही है कि तुम दूर रहो उससे, ताकि वो माहिरा के करीब जा सके। शाहाना बेगम के अंदाज में अब एक सख्ती थी। फरजीन ने रोते हुए उन्हें देखा, जैसे कह रही हो कि मुझ पर रहम करें, लेकिन शाहाना बेगम लापरवाही से सपाट भावनाओं के साथ उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखती रहीं। आखिर आपको मेरे साथ समस्या क्या है दादी? पहले आपने मुझे कहा कि रूहान को शादी के लिए मनाओ, वरना मुझे तलाक दिलवा देंगी, और अब ये सब। आखिर आप ये सब क्यों कर रही हैं दादी? फरजीन की हिचकी बन गई। शाहाना बेगम ने गहरी नजरों से उसे देखा। तुम्हें क्या लगता है फरजीन बीबी, अपने उल्लू पोते की तरह मेरी आंखों पर भी तुम्हारी चालाकी की झूठी पट्टी बंधी हुई है? अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी सच्चाई। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि हाँ, 2-4 दिन तुम्हारे बचे हैं, उन्हें आराम से गुजारो, वरना शाहाना सुल्तान से तुम अभी अच्छी तरह से परिचित नहीं हो। फरजीन की तरफ देखती वो काफी कटु अंदाज में बोल रही थी। उनकी बातों पर फरजीन आंखें फाड़े हैरत से उन्हें देख रही थी, जिनकी तिरस्कार भरी नजरें उसी के शरीर पर जमी थी। ये आप क्या कह रही हैं दादी? कौन सी सच्चाई? मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। फरजीन की आवाज कांप रही थी। शाहाना बेगम के होठों पर बड़ी तंज भरी मुस्कुराहट ने बसेरा किया। तुम पिछले 5 साल से दवाइयाँ ले रही हो गर्भ रोकने के लिए। मैं अच्छे से जानती हूँ ये बात। शाहाना बेगम ने उसके सर पर बम फोड़ा। फरजीन ने हैरत से उन्हें देखा। ये बात वो कैसे जानती थी? आपको गलत फहमी है। थूक निकलती वो अपने बचाव में कुछ बोलने ही लगी थी, जब शाहाना बेगम ने अपने बिस्तर के पास से दराज से एक फाइल निकालकर उसके कदमों में फेंकी। फरजीन ने चौंक कर अपने पैरों में गिरी फाइल उठाई और खोलकर देखने लगी। ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, जो कि पूरी तरह सही है। तुमने इस रिपोर्ट को जाली रूप से बदलवा दिया। इससे पहले भी तुम 2 बार गर्भपात कर चुकी हो। तुम रूहान के बच्चे की मां बनना ही नहीं चाहती, और इसकी वजह क्या है ये भी जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल अपना गंदा वजूद लेकर कल के कल इस घर से अपनी माँ के घर चली जाओ, और जब तक मैं न कहूँ वापस आने की कोशिश भी मत करना। शाहाना बेगम ने घृणा और तिरस्कार से कहा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी दादी।
आपका पोता मेरी मोहब्बत के दम पर सांस लेता है, वो घमंडी अंदाज में बोली। यकीनन तुम नहीं चाहोगी कि जो बातें हमारे बीच बंद दरवाजे के पीछे हो रही हैं, उनमें रूहान शामिल हो, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम जैसी चालाक औरत अपना मकसद अधूरा नहीं छोड़ेगी। अब मेरी नज़रों के सामने से चली जाओ। वो रिपोर्ट लिए कमरे से बाहर निकली और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद करते वो मुड़ी तो उसका चेहरा पहले की तुलना में काफी बदल गया था। अब वहां डर या खौफ नहीं, एक अजीब सी नफरत थी, हर चीज को जला देने वाली नफरत। जल्दी से फाइल छुपाते उसने अपने मोबाइल से किसी का नंबर डायल किया और बेचैनी से मोबाइल कानों से लगाए कमरे में चक्कर लगाने लगी। दूसरी ही घंटी पर कॉल उठा ली गई। प्लान बदलना पड़ेगा। बुढ़िया को पता चल गया है कि मैं जानबूझकर रूहान के बच्चे की मां नहीं बनना चाहती। इससे पहले उसे हमारे प्लान की भनक भी पड़े, हमें बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाना होगा, वरना इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वो छूटते ही दूसरी तरफ से कुछ सुने बगैर बोलना शुरू हो चुकी थी। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम बस जल्द से जल्द रूहान को फंसाकर उसकी सारी दौलत अपने नाम करवा लो। दूसरी तरफ से मर्दाना आवाज सुनाई दी, तुम्हें क्या लग रहा है मैं पिछले 5 साल से यहाँ क्या कर रही हूँ? अच्छी वफादार बीवी बनने का नाटक करना भी किसी काम ना आया हमारे। ये सुल्तान प्यार और इज्जत की भाषा नहीं समझेंगे, हमें कुछ और करना पड़ेगा। बालों में एक हाथ डालकर फरजीन दबी आवाज में गुस्से और झुंझलाहट के मारे बुरा हाल था उसका। तो तुम्हें कहा तो था कि उसके बच्चे की माँ बन जाओ, और फिर तो इनकी पूरी दौलत हमारे पास होती और हम साथ साथ। सामने वाले की आवाज में अब भी एक शांति थी। नहीं, कभी नहीं। जिस इंसान की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती, उसकी संतान को कभी जन्म नहीं दूंगी। फरजीन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था सामने वाले की बात से। तुम जल्दी से शहाना सुल्तान नामी इस मुसीबत का कुछ करो, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। वो जिद्दी सी हुई। अच्छा अच्छा, चिंता मत करो, करता हूँ कुछ उसका। तुम बताओ, मिलने कब आओगी? दूसरी तरफ से मांग की गई। फरजीन, इस पूरे समय में पहली बार मुस्कुराई थी। कल आ रही हूँ मम्मा के घर। वैसे भी इस बुढ़िया ने यहाँ से जाने का बोल दिया है। वो दोनों अब अपनी बातों में व्यस्त हो चुके थे। अगले दिन फरजीन के जाते ही शाहाना सुल्तान ने रूहान सुल्तान को आड़े हाथों लिया कि वो अपनी दूसरी बीवी के साथ कैसा सलूक कर रहा है। उन्हें घर के लिए वारिस चाहिए था और वो इतना ही माहिरा से लापरवाही बरत रहा था। चलो, वारिस ना सही, लेकिन वो भी अब उसकी बीवी है, उसकी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी। फिर कैसे वो अपनी ही जिम्मेदारी से मुंह फेरे? उसके सामने अपनी पहली बीवी के हक पूरे कर रहा है और उसे एक घर का फालतू सामान समझे नजरअंदाज किए हुए था। शाहाना सुल्तान ने साफ शब्दों में उससे कह दिया था कि अगर रूहान का रवैया नहीं बदलता तो वो उसे माफ नहीं करेंगी। अब रूहान को पूरा यकीन हो चला था कि जरूर माहिरा ने ही उसकी शिकायत दादी से लगाई है। शाहाना सुल्तान के कमरे से निकलने के बाद नौकरानी से पता करते रूहान माहिरा के कमरे की तरफ बढ़ा। इरादा उसकी इस गुस्ताखी की सजा देने का था। वो कमरे में आया तो माहिरा उसे कहीं नजर नहीं आई और माथे पर बल डाले उसे बाहर ढूंढने की तरफ बढ़ा ही था जब उसे कमरे से जुड़े टेरेस पर हल्के गुलाबी रंग का आंचल लहराता हुआ नजर आया। वो कमरे का दरवाजा लॉक करते टेरेस की तरफ आया। माहिरा, जो अभी अभी नहाकर निकली थी और गीले बालों को सुखाने के लिए टेरेस पर आई थी, अपने पीछे आहट सुनते वो चौंक कर मुड़ी। सामने ही काली कमीज सलवार पर त्वचा के रंग की मर्दाना शॉल लिए सख्त तेवरों से उसे घूरता हुआ रूहान पर उसकी नजर पड़ी। वो कल रात पार्टी से वापस आने के बाद अब देख रही थी, और जो उसके तेवर थे उसने तो माहिरा का दिल डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुमने दादी को बताया? सख्त तेवर लिए वो काफी गुस्से में आगे बढ़ा। तुम्हारा तकल्लुफ वो सिर्फ पहले दिन तक ही रख पाया था। बोलो, जवाब दो। तुमने दादी को बताया वो सब जो मैं तुम्हें पहले दिन बोल चुका हूँ? वो उसे दोनों बाजुओं से पकड़े वहीं टेरेस की दीवार से लगाते सख्ती से बोला। नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। रूहान के डर से वो डरते डरते बोली थी, वरना हालत तो अभी बेहोश होकर गिरने वाली थी। झूठ मत बोलो मुझसे, वरना अच्छा नहीं होगा। रूहान का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसने खिड़की में रखे छोटे से गमले को गुस्से में आते हुए हाथ मारकर नीचे गिराया, जो सीधा जाकर माहिरा के जूते से आजाद पैर पर जा लगा और उसका पैर पल में लहूलुहान हो गया। चीखती हुई अपना पैर पकड़कर नीचे जा बैठी। रूहान को भी होश आया कि वह अपने गुस्से में क्या कर चुका है। तुरंत घुटनों के बल झुकता उसके साथ बैठा। सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ।
मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो काफी शर्मिंदा नजर आ रहा था, लेकिन माहिरा अब रो रही थी। चलो उठो, अंदर चलते हैं, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ। रूहान ने उसे उठाना चाहा, लेकिन वो दर्द के मारे एक कदम भी नहीं उठा सकी। रूहान ही उसे अपनी मजबूत बाहों में उठाए अंदर लाया और तुरंत अपने करीबी नौकर को डॉक्टर को लेकर आने को कहा। डॉक्टर के आने तक वो उसका खून अपने हाथ से रोके हुए था। इस वक्त माहिरा दर्द से दोहरी नहीं हो रही थी, वरना इस घमंडी इंसान की इतनी मेहरबानी देखकर बेहोश हो चुकी होती। डॉक्टर के आने पर रूहान उठकर माहिरा की बगल में जा खड़ा हुआ। डॉक्टर के पट्टी बांधने पर माहिरा को दर्द महसूस हुआ तो उसने बिना सोचे समझे पास खड़े रूहान का हाथ अपनी नरम हथेली में पकड़ लिया। रूहान का दिल एक नए एहसास से धड़क उठा। डॉक्टर दवा देकर सावधानी की हिदायत देते जा चुकी थी। रूहान ने ही उसे दवा दी। माहिरा का दर्द कम हुआ तो हर चीज महसूस होने लगी। वो हैरत से रूहान का ये प्यार और रूप देख रही थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, बड़ी बेगम को मैंने कुछ नहीं बताया। पानी का गिलास वापस रूहान को थामते वो झिझकते हुए बोली। रूहान ने गौर से उसके नरम चेहरे को देखा और बगैर कुछ कहे वो सोफे से अपनी शॉल लेकर बाहर चला गया। पीछे सर तकिए पर गिरा। वो शर्म से दौरी हुई वो पल याद करते जब रूहान उसे उठाकर कमरे में लाया था। माहिरा को तो पैर का जख्म भी बहुत भाया, जिसने पल भर के लिए ही सही, लेकिन दिल के सताने वाले की नजदीकी तो दी। वो इसी पर बेहद खुश थी। रात को वो शाहाना बेगम को दिखाने के लिए उसके कमरे में तो आ गया था, लेकिन आते ही उसकी तरफ से लापरवाह हो गया। एक बिस्तर पर ही, लेकिन एक फासले पर थे वो दोनों। माहिरा तो सांस भी डर डर कर ले रही थी कि कहीं पास लेटा जल्लाद उसकी सांसें न रोक दे। लेकिन कब तक? नाजुक सी जान से भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ। पहले तो वो चुपचाप बर्दाश्त करती रही, लेकिन जब और सहन ना हुआ तो उठ बैठी और धीरे धीरे कदम नीचे रखने की कोशिश की, मगर पैर का दर्द भूख की तुलना में ज्यादा था। उसे रोना आया। अब एक ही उपाय था, लेकिन माहिरा इस रूहान नामी जिन से डर रही थी। आखिर हार मानते डरते डरते उसने धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ रूहान के बाजू पर रखा और हिलाया। रूहान, जो बामुश्किल अभी सोया था, उसके हिलाने पर तुरंत उसकी आंख खुली। नाराज नजरों से डरी सहमी सी माहिरा को देखा। माहिरा अब पछता रही थी कि आखिर जरूरत ही क्या थी इस जिन को छेड़ने की। क्या है? पहाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। भूख लग रही है, वो डरते डरते बोली। रूहान ने खूंखार नजरों से उसे घूरा। तो ये बताने के लिए आधी रात को उठाया तुमने मुझे? मैडम, भूख लग रही है तो किचन में जाओ, मुझे सोने दो। वो बोलकर कंबल अपने सर तक लपेटे सोता बन गया। जब कुछ देर बाद हल्की हल्की सिसकियों की आवाज उसके कानों में पड़ी, वो झुंझलाते हुए कंबल फेंक कर उठ बैठा। अब क्या है? रो क्यों रही हो? वो काफी गुस्से में था। मेरा पैर, मैं किचन नहीं जा सकती। रोते हुए माहिरा ने अपने पैर की तरफ इशारा किया। रूहान को अफसोस ने घेर लिया। रोना बंद करो, मैं खाना लेकर आता हूँ। रूहान बोलकर उठा और कमरे से बाहर किचन में आ गया। पीछे माहिरा ने काफी हैरानी से उसे जाते हुए देखा। वो खाना गर्म करके ट्रे में उठाए आखिर अंदर दाखिल हुआ और ट्रे माहिरा के सामने रख दी। वो खाना खाने लगी और रूहान सुल्तान उसे देखते हुए सोचने लगा, जब कोई उसके अंदर से बोला, रूहान सुल्तान, ये तुम क्या कर रहे हो? इस लड़की को एक दिन तुम्हारी जिंदगी से जाना है। तुम्हारी मंजिल सिर्फ फरजीन है, सिर्फ उसे सोचो तुम। जमीर ने चीख चीख कर कहा। ठीक है, इसे मेरी वजह से जख्म मिला है, इसकी भरपाई कर रहा हूँ मैं बस। दिमाग ने बोझ से दलील देनी चाहिए। क्या ये सिर्फ हमदर्दी है रूहान सुल्तान? दिल ने मजाक बनाना चाहा। हाँ, ये सिर्फ, वो ऊंची आवाज में चिल्लाया था। जब खुद की तरफ हैरानी से देखती माहिरा को देखता वो चौंका, जो अपना खाना खत्म करके उसे देख रही थी। खाना खा लिया तुमने? शर्मिंदगी मिटाने को सवाल पूछा। माहिरा ने सर हाँ में हिलाते जवाब दिया। अच्छा, अब सो जाओ, दोबारा मुझे परेशान नहीं करना। ट्रे लेकर साइड में रखते वो कंबल खुद पर लपेटे सो गया। इन्हें क्या हुआ था? माहिरा खुद से पूछ रही थी। 3 महीने हो गए थे उन्हें, दिखने में साथ, लेकिन अजनबियों की तरह रहते हुए। दादी के कहने पर वो रूहान सुल्तान का हर काम अपने हाथों से करने लगी थी। सुबह का नाश्ता तक वही बनाकर देती थी रूहान को। रूहान सुल्तान अपनी ही हालत पर आजकल झुंझलाया हुआ हर किसी को काटने दौड़ रहा था। ऊपर से फरजीन ने भी घर वापस आने से इनकार कर दिया था। वो कई बार उसे लेने के लिए उसकी माँ के घर गया था, लेकिन फरजीन का इनकार इनकार ही रहा, जिसके नतीजे में वो उससे नाराज हो चुका था।
लेकिन उसके झुंझलाए रवैये की वजह फरजीन नहीं थी, वो एहसास थे जो वो माहिरा के लिए महसूस करने लगा था। उसे लग रहा था कि वो फरजीन से बेवफाई कर रहा है। इसके चाहने के बावजूद माहिरा को वो अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दे पा रहा था जिसकी वो हकदार थी। नादान था जो अपने ही दिल का कत्ल कर कर माहिरा से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बगैर ये जाने कि जिसके लिए वो ये सब कर रहा है वो तो सिरे से उसके लायक ही नहीं थी। पास के ही गांव में आज शहाना बेगम के किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ एक शादी थी जिसमें उनके पूरे परिवार को शामिल होना था, लेकिन रूहान अपने किसी खास काम की वजह से जा नहीं सका। इसी वजह से दादी ने माहिरा को भी घर पर रूहान के साथ ही रुकने को कहा और खुद अपनी बाकी संतानों के साथ वहां रवाना हो गई। इस वक्त घर में सिर्फ माहिरा के साथ नौकरानियां थीं और बाहर चौकीदार के साथ कुछ गार्ड्स। रूहान अपने काम से कहीं चला गया। शाम के साए ढल चुके थे। धीरे धीरे नौकरानियां भी अपने अपने घर जाने की तैयारियां करने लगी। आखिर में सिर्फ एक खास नौकरानी ही माहिरा के साथ बची थी, जिसके आराम का ख्याल करते माहिरा ने खुद ही उसे जाने को बोल दिया। माहिरा का अकेले डर से पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वो ऊपर वाले का नाम लेती बहादुर बनी लाउंज में बैठी रही। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन रूहान के आने का कोई दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा था। रात के 12 बजे तक रूहान का इंतजार करते करते सोफे के किनारे पर सर रखे उसे नींद आ गई थी, लेकिन बाहर बजते गाड़ी के हॉर्न पर वो चौंक कर उठ बैठी। उसे लगा रूहान आ गया, लेकिन मुख्य दरवाजे से अंदर आती फरजीन को देखकर वो तुरंत सीधी हुई। फरजीन के साथ कोई मर्द भी था जो उसे बहुत गंदे तरीके से घूर रहा था। क्या हुआ रूहान सुल्तान की दूसरी बीवी, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई तुम्हें? वो सीधा माहिरा के सामने रखे सोफे पर टांग चढ़ाकर बैठी। इनसे मिलो अजीज, तुम्हारे पुराने दुश्मन की दूसरी बीवी हैं। यकीनन तुम्हें इनसे मिलकर खुशी होगी। फरजीन बहुत साधारण अंदाज में अजीज के गले में अपनी बाहें डाले बोली। माहिरा ने बहुत हैरानी से उसका ये अंदाज देखा। हमेशा खूबसूरत चीजों पर रूहान सुल्तान की नजर रही है। अजीज ने फरजीन के गाल को छूते ही माहिरा की तरफ अजीब गंदी नजरों से घूरा। माहिरा को उसकी नजरों से घृणा हुई। आप ये क्या कर रही हैं फरजीन? आप रूहान के साथ बेवफाई कैसे कर सकती हैं? ये सब गलत है। इन दोनों को हद से ज्यादा बढ़ती नजदीकियों को देखकर माहिरा ने फरजीन को समझाना चाहा, जिस पर वो दोनों खिलखिलाकर हंस दिए। ओ स्वीटी, हम तो इससे भी ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार। अजीज की बकवास पर माहिरा को अब उल्टी आने लगी थी कि फरजीन जैसी नीच औरत रूहान सुल्तान की बीवी है। जो इंसान अपनी जायज बीवी के साय से भी दूर रहा था ताकि फरजीन के साथ बेवफाई न हो। अजीज की बात सिर्फ माहिरा ने ही नहीं सुनी, बल्कि अंदर दाखिल होते रूहान ने भी सुनी थी। दिल का टूटना क्या होता है, ये इस पल रूहान सुल्तान ने महसूस किया। रूहान को कॉल करके घर बुलाने वाले घर के वो 2 गार्ड्स थे, जिन्हें फरजीन ने वहां आते ही हटा दिया था, लेकिन उसके साथ आए अजीज को देखकर उन्हें कुछ गलत महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने घर से बाहर निकलते ही रूहान को कॉल करके स्थिति से अवगत कराया। वो अपनी गाड़ी सावधानी से हवेली के बाहर खड़ी करके आया था और यहाँ आते ही उसने जो सुना उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, लेकिन उसे अपने गुस्से को काबू में रखना था। हेलो पुराने दोस्त, कितने साल हो गए हैं ना हम एक दूसरे को देखे हुए। कितने बदल गए हो यार तुम। अजीज उसे देख चुका था, इसने बहुत दोस्ताना अंदाज में बोलते वो जबरन रूहान के बगल में सट गया, लेकिन रूहान की नजरें तो बस फरजीन पर जमी थीं, जिन्हें देखकर एक बार तो फरजीन की सारी हिम्मत कांप उठी। माहिरा को रूहान की अंदरूनी हालत का एहसास होते ही दिल से अफसोस हुआ। अजीज और रूहान की दुश्मनी उनकी यूनिवर्सिटी के समय से थी। जहां रूहान अपने काम से काम रखने वाला सभ्य सा लड़का था, वहीं अजीज का काम यूनिवर्सिटी में अशांति फैलाना था। रूहान के साथ उसकी दुश्मनी का आरंभ तब हुआ जब यूथ यूनियन के लिए रूहान को भारी मात्रा में स्टूडेंट से वोट मिले। उसके सत्ता में आने के बाद अजीज और उसके शरारती ग्रुप की कोई ताकत कम नहीं रही थी। इन दोनों की छोटी मोटी लड़ाइयों से शुरू होने वाली ये जंग मारने मरने तक जा पहुंची थी, लेकिन रूहान ने हमेशा अजीज को ढील देकर रखी। इसके बावजूद अजीज अपनी हरकतों से बाज न आया। तब उसने रूहान की जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेला। फरजीन एक बार डांसर थी, पैसों की हद से ज्यादा दीवानी। पहली ही नजर में वो अजीज और उसकी दौलत पर पूरी तरह फिदा हो गई। अजीज ने उसे अपने प्यार के मकसद के लिए इस्तेमाल किया और उसे रूहान की जिंदगी में भेजा।
रूहान फरजीन से सचमुच प्यार करने लगा था, लेकिन फरजीन पहले दिन से एक सोचे समझे प्लान पर काम करती रही। हकीकत आज रूहान के सामने आई थी और इस हकीकत ने उसके दिल के टुकड़े कर दिए। क्या चाहते हो अजीज? अजीज को अपनी जेब से बंदूक निकालकर खुद पर ताने देखकर रूहान ने पूछा। माहिरा ने इन होठों पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी। बस इन कागजों पर तुम्हारे हस्ताक्षर। फरजीन से कागज लेते अजीज ने उसकी तरफ बढ़ाए। वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज थे। रूहान पढ़ चुका था, और अगर मैं ऐसा ना करूं तो रूहान ने उस नीच इंसान की अगली चाल जाननी चाहिए तो तुम्हारी ये बीवी खत्म। फरजीन ने अजीज के कहने पर माहिरा पर बंदूक तानी। रूहान तंज भरे अंदाज में हंसा। तो मार दो, हो सकता है ये भी तुम्हारी साथी हो। रूहान ने अजीज और फरजीन के साथ साथ माहिरा को भी चौंकाया। रूहान सुल्तान की आत्मा माहिरा की मासूमियत की गवाही देती थी, लेकिन उसकी अभी की बकवास का मकसद अजीज का ध्यान भटकाने का था। वो नहीं चाहता था कि माहिरा को जरा सा भी नुकसान पहुंचे, इसलिए खुद को उसकी तरफ से लापरवाह दिखाने की कोशिश कर रहा था। माहिरा का दिल टूट गया था इस पल। देखो, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम सच में मार देंगे उसे। फरजीन ने रूहान का निश्चित अंदाज देखकर गरजकर कहा। तो मार दो, मुझे परवाह नहीं। चोर नजरों से रूहान ने अपने गार्ड्स को देखा था, जो उसके इशारे का इंतजार कर रहे थे। रूहान ने अजीज और फरजीन का ध्यान भटकते देखकर बिजली की तेजी से अपनी पीठ पर छुपी बंदूक को बाहर निकालते फरजीन के बंदूक वाले हाथ पर गोली चलाई और माहिरा को अपनी बाहों में लिए वो सोफे के पीछे जा छुपा, जो गोली की आवाज से थर-थर कांपती चीख रही थी। गार्ड्स तुरंत अंदर आए और आते ही अजीज और फरजीन को हथियारों के घेरे में लिया। पुलिस भी पहुंच चुकी थी, जिसे पहले ही रूहान के भरोसेमंद गार्ड्स ने कॉल करके बुलाया था। रूहान डर से कांपती माहिरा को लेकर सोफे से बाहर आया। वो सिर्फ अपनी बाहों में खड़ी नाजुक सी जान के लिए इतना आराम से खड़ा था। नहीं रूहान सुल्तान, तुम्हारी मेरी दुश्मनी किसी एक की मौत पर ही खत्म होगी। पुलिस के घेरे में चिल्लाते अजीज ने किसी को भी समझने का मौका दिए बगैर एक पुलिस ऑफिसर से बंदूक छीनते रूहान पर गोली चला दी। गोली रूहान के पहलू में जा लगी। खून की छींटें माहिरा के चेहरे पर लगी। वो रूहान को गोली लगते देखकर अपने होशो हवास संभाल न सकी और बेहोश होती चली गई। रूहान की आंख अस्पताल के बिस्तर पर खुली। धीरे धीरे आंखें खोलते उसने आसपास का जायजा लिया तो उसके कानों में किसी की सिसकियां पड़ी। चेहरा मोड़कर उसने दाएं तरफ देखा, जहां बैठकर माहिरा सिसकियां लेती उसका अच्छा खासा जख्म आजमा रही थी। क्यों रो रही हो जाने मन? बामुश्किल दर्द बर्दाश्त करते बोला था। आप बेरहम सा जुमला बोलती वो जोर जोर से रोना शुरू हो चुकी थी। रोना तो फिर मुझे चाहिए ना? नहीं, रूहान ने उसे छेड़ते हुए कहा। नहीं, आपको दर्द क्यों होगा? वो तो टार्जन है ना? अब तो वो नाक चढ़ाकर बोली, जिस पर रूहान का ठहाका अस्पताल के ठंडे कमरे में गूंजा। दर्द तो बहुत होता है जान। वो शरारती सा हुआ। वो अब खुलकर अपने जज्बात का इजहार कर रहा था। माहिरा ने घबराकर उसे देखा। आपने कहा आपको मेरे मरने से फर्क नहीं पड़ेगा। रूहान की बातें याद आते ही वो फिर से रोना शुरू हो गई। एक औरत से धोखा खाया था, जिसे इतने सालों से अपने दिल के ऊंचे स्थान पर बिठाकर रखा था, और दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि उन्हें मेरी कमजोरी पता हो और वो उसे नुकसान पहुंचाएं। खुलकर अपने दिल के छुपे राज माहिरा पर खोलते वो उसकी कलाई पकड़ चुका था। माहिरा शर्म से लाल हुई। क्या आपको प्यार? पूछते पूछते वो रुकी थी। जब अपने ही सवाल की समझ आई तो शर्मिंदा सी हो गई। नहीं, ये प्यार का इजहार नहीं था, दिल का राज था। प्यार का इजहार घर जाकर करूंगा। तुम चूड़ियां पहना करो। मैं चाहता हूँ तुम आते जाते मुझे तंग करती रहो। उसकी कलाई को नरमी से चूमते रूहान ने उसकी शर्म से लाल रंगत को देखते हाथ छोड़ दिया। वो तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागी। सुनो, तुम कब करोगे अपनी मोहब्बत का इजहार? तकिए से हल्का सा सर ऊंचा किया रूहान ने भागती हुई माहिरा से पूछा। जब आप मेरे लिए चूड़ियां लाएंगे। शर्माकर कहती वो कमरे से भाग गई, क्योंकि बाहर खड़े सारे घर वाले रूहान से मिलने को बेताब थे। जल्दी ही लानी पड़ेंगी अब तो, सख्ती से कहते रूहान ने अपना सर तकिए पर गिरा दिया। यकीनन आगे की जिंदगी माहिरा की संगत में अच्छी गुजरने वाली थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।